नमस्कार, आप देख रहे हो फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया बीजेपी ऑफिस पहुंचे। धीरे धीरे कर राजस्थान और छत्तीसगढ़ के नेता पहुंच रहे। शाम 7 बजे पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर केंद्रीय चुनाव समिति का मंथन है। केंद्रीय चुनाव समिति से पहले दोनों ही राज्यों की कोर ग्रुप की बैठक हुई। जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक हुई। राजस्थान के लगभग 50 सीटों पर पैनल तैयार है। ज्यादातर सीटों पर सिंगल नाम की सूची तैयार है। इन पैनल पर होगी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में चर्चा और चर्चा के बाद मोहर लगेगी। दिल्ली से हमारी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो रहा है और आप मौजूद हैं, तो जरा सबसे पहले यह बताइए कि किस किस नेता की एंट्री हो रही है। बिल्कुल, देखिए हम यहाँ पर खड़े हैं जहाँ पर कुछ ही देर में आपको करीबन 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिखेंगे। अभी तक सतीश पूनिया राजस्थान से पूर्व अध्यक्ष पहुँच चुके हैं। इसके अलावा केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य पहुँचने लगे हैं। येदियुरप्पा जो हैं वो सदस्य हैं, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और धीरे धीरे करके तमाम सदस्य यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इंतज़ार है वसुंधरा राजे से लेकर तमाम लोगों का, क्योंकि इस बैठक से पहले कोर ग्रुप की बैठक हुई। करीबन 1.5 घंटे से ज़्यादा वो बैठक चली और जिस पैनल को लेकर तैयारी है, जिसका जिक्र आप कर रहे थे विजेंद्र, उस पैनल पर आज चर्चा होगी। माना जा रहा है कि 50 से 55 नामों पर जो पूरा पैनल तैयार है। ज़्यादातर नामों पर सिंगल पैनल पर सहमति बन चुकी है। कुछ नाम हैं जिनमें 2 नाम हैं। ऐसे में केंद्रीय चुनाव समिति के बीच में उन नामों पर चर्चा होगी। बड़ा मुद्दा ये है कि आज लॉक करके रख दिया जाएगा। सवाल है कि क्या इसका अनाउंसमेंट होगा या 14 तारीख का इंतज़ार किया जाएगा। काफ़ी सीनियर नेता ये बता रहे हैं कि आज या श्राद्ध में उसका अनाउंस नहीं किया जाएगा, उसको होल्ड कर लिया जाएगा। लेकिन जितने भी प्रत्याशियों का नाम फाइनल होगा उनको फ़ोन करके बता दिया जाएगा कि अब आप अपनी तैयारी में लग जाइए, आपको टिकट दी जा रही है। क्योंकि देने से पहले भी कई लोगों को फ़ोन कर दिया गया है और उनसे पूछा गया है। तो ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण आज की ये बैठक है राजस्थान के लिहाज से, क्योंकि लंबे समय से ये सवाल उठ रहा था कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जब लिस्ट आ गई है तो राजस्थान में देरी क्यों, और उस देरी का कारण कई बार खींचतान और तमाम चीज़ें बताई जा रही थी। यही वजह है कि पहली सूची पर आज मोहर लग जाएगी, कब बाहर आती है। लेकिन इससे पहले कोर ग्रुप की बैठक भी हुई जिसमें तमाम तरीके के विरोधाभास भी थे, आपस में चर्चाएँ भी थी। लेकिन विनेबिलिटी क्राइटेरिया, जाति समीकरण पर चर्चा होकर एक पैनल तैयार कर लिया गया है। इस बार ये कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली का सर्वे और दिल्ली का हस्तक्षेप उन सूचियों में बहुत ज़्यादा विजिबल, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नजर आ रहा है। जी विजेंद्र। अदिति, एक और सवाल, क्योंकि अमूमन ये होता है कि पहली लिस्ट को इस तरीके से जारी किया जाता है कि वहां से एकजुटता दिख जाए, सभी नेता के चेहरे पर मुस्कान दिख जाए और उसके साथ साथ एक कॉन्फिडेंस कार्यकर्ताओं के अंदर आ जाए, जहां से एक बूस्ट मिलती है, बूस्टर डोज मिलती है। लेकिन अच्छी और बड़ी एक्सरसाइज तो उन बाकी के 150 सीटों को लेकर ही है। अगर नेताओं में मतभेद होगा तो उन 150 सीटों को लेकर, मनभेद होगा तो उन 150 सीटों को लेकर, जो मेरी या तेरी होगी वो भी उन 150 सीटों को लेकर होगी। क्योंकि जो ये पहली लिस्ट है इसमें ए कैटेगरी और डी कैटेगरी। ए कैटेगरी में ज़्यादा विरोधाभास इसलिए नहीं होता क्योंकि उसमें श्योर शॉट जीत होती है। जो आज तक जीतते आए हैं या ये पता है कि इस सीट पे ये प्रत्याशी जीतेंगे, इसलिए कम विरोधाभास होता है। इसके अलावा डी कैटेगरी जिसमें आज तक भाजपा नहीं जीती, उसमें कौन हिम्मत दिखाता है, किसको हिम्मत दिखाकर पार्टी उतारती है। उसको बलि का बकरा कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन इस बार जो उम्मीद है और बेहतर प्रदर्शन के लिहाज से किसको उतारा जाता है, तो ए कैटेगरी और डी कैटेगरी में ज़्यादा विरोधाभास नहीं होता। इस बार की सूची में भी ए कैटेगरी और डी कैटेगरी ही आएंगे। उम्मीद की जा रही है कि पहली लिस्ट में वसुंधरा राजे का नाम होगा क्योंकि वो ए कैटेगरी में सबसे प्रोमिनेंट नाम है। लेकिन अगर नहीं होता तो फिर वो सवालों के घेरे में होगा। ऐसे में यही एप्लीकेबल है। इस बात को और आगे बढ़ाइएगा। जो डी कैटेगरी की सीटें हैं, इसकी कितनी संभावना है कि उस पर ए कैटेगरी या ए कैटेगरी में ए प्लस कैटेगरी के नेताओं को उतार दिया जाए? क्योंकि अगर उन सीटों पर कभी जीत नहीं रहे हैं तो बड़े नेता ही जीत दिला सकते हैं। मसलन सरदारपुरा सीट, अगर वहां बीजेपी को कमल खिलाना है तो कोई दिग्गज चाहिए उस सीट पर।
देखिए, इसमें दो तरह की रणनीति है, लेकिन इसके अलावा मैं सबसे पहले आपको एक अपडेट ये बता दूं कि जिस तरीके से नेता लोग पहुंच रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के बड़े नेता हैं और वो अभी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, अभी अभी अंदर गए हैं। आपको बता दें कि पूर्व सीएम रह चुके हैं देवेंद्र फडणवीस, वो सीईसी के सदस्य हैं। लेकिन आपने जो जिक्र किया, देखिए कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि या तो आप वहां पर कद्दावर नेता उतारते हैं, पर सरदार शहर एक ऐसी सीट है, या तो आप अपना सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट चेहरा या तो केंद्रीय मंत्री या कोई सांसद उतारेंगे, या फिर आप उस सीट के लिए मान के चलते हैं कि ये सीट हम नहीं जीत रहे और वहां पर एक चुनौती देने के लिए एक फेयरली अच्छा चेहरा जो पहले उतारते आए हैं। हालांकि इस बार की रणनीति कुछ अलग कहती है। इस बार की रणनीति ये कहती है कि हमको हर सीट पर ऐसा कैंडिडेट उतारना है कि जहां पर श्योर शॉट हार भी है, वहां पर भी हम अच्छे तरीके से, अच्छे वोटों से हारें। तो ये इस बार का तरीका अलग है। लेकिन एक बार फिर समझते हैं, जैसा आपने जिक्र किया, जैसे सरदार शहर के लिए माना जाता है, लेकिन पिछली बार इस बार का ये चर्चा सुनने में आई थी कि दरअसल वो सरदारपुरा सीट है, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि बाई इलेक्शन अभी सरदार शहर में हुए थे, सरदारपुरा सीट है वो। जी, तो सरदारपुरा सीट की अगर बात करें, वो वाली सीटें सारी तमाम सीटें जहां पर आपको लगता है तो ए कैटेगरी, डी कैटेगरी उसको सेलेक्ट किया गया है। डी कैटेगरी में आपको पता होता है कि आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे, लेकिन आप ऐसे कैंडिडेट को चुनते हैं जो टक्कर दे पाएं, और उसमें फिर आप जाति समीकरण भी ऐड ऑन करते हैं कि हमने हर वर्ग, हर जाति के आदमी को भी उतारा है, चाहे वो जीते या नहीं जीते। और ए कैटेगरी वो सीट होती है जहां पे श्योर शॉट जीत निश्चित होगी। जी, तो ऐसी स्थिति में आज की जो लिस्ट है जिसमें कम विरोधाभास है वो वही लिस्ट है, लेकिन अब जो बचे हुए 150 नाम होंगे वो लिस्ट होगी जहां पर तमाम तरीके के जो विरोधाभास भी सामने आएंगे, सबके समीकरण होंगे, उसमें क्या चीज़ होती है, तमाम ऐसी चीज़ें। अब जैसे विरोधाभास की बात यह है कि ये किसी से नहीं छुपा कि देवी सिंह भाटी और अर्जुन राम मेघवाल की स्थिति कैसी थी, अर्जुन राम मेघवाल और देवी सिंह भाटी के संबंध कैसे थे। लेकिन दिल्ली के आदेश पे अर्जुन राम मेघवाल और देवी सिंह भाटी की मुलाकात भी हुई और देवी सिंह भाटी को अब लड़ाया भी जा रहा है। इसमें खास बात यह है कि वो कांग्रेस के भी संपर्क में थे, लेकिन कांग्रेस से वो कोलायत से सीट चाहते थे। कोलायत में ऑलरेडी गहलोत सरकार के मंत्री हैं भंवर सिंह भाटी, उनकी सीट हटाई नहीं जा सकती थी। यही वजह है कि कांग्रेस के साथ उनकी बात नहीं बनी और फिर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ने को तैयार हो गए। जहां कुछ दिनों पहले अगर वो कांग्रेस के साथ आ जाते तो भंवर सिंह भाटी और देवी सिंह भाटी एक होते और फिर सिद्धि कुमारी के सामने और तमाम सीटों पे साथ में चुनाव लड़ते और साथ में अपना प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन दिखाते। लेकिन जैसे ही समीकरण बदले, वो भाजपा में आए, अब वो भंवर सिंह भाटी के सामने कोलायत से लड़ेंगे। तो तमाम तरीके के समीकरण, क्योंकि अब देवी सिंह भाटी के आने का मतलब ये माना जा रहा था कि वो वसुंधरा कैंप के आदमी हैं, यानी वसुंधरा कैंप की चल रही है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। इस बार कोई आ रहा है या कोई जा रहा है, कोई चुनाव लड़ रहा है या कोई चुनाव नहीं लड़ रहा, ये केवल और केवल किसी गुट की वजह से नहीं हो रहा। दिल्ली ने तय किया है और दिल्ली ये मेक श्योर कर रही है कि अगर किसी भी व्यक्ति को टिकट मिल रही है तो वो किसी और नेता या किसी गुटबाजी के चलते नहीं। दिल्ली आपको टिकट देना चाहती है, पहला, और दूसरा आप जिताऊ हो इसलिए देना चाहती है। ठीक है, अदिति, क्या इसके पीछे का एक कारण ये भी हो सकता है कि दिल्ली अब चाहती है कि क्षेत्रीय नेता का प्रभाव वहां जीतने वाले नेताओं पर, विधायकों पर इतना ना हो कि अगर दिल्ली कोई संदेश भेजे तो उसके अगेंस्ट कोई आवाज उठाने की स्थिति में हो?